दोस्तों वेलकम आपका वाईपी क्लासेस की क्लासेस में। पिछली क्लासों में हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक कवर किया था। आज क्वेश्चन नंबर 71 स्टार्ट करेंगे। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने स्थित होता है, जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 72, खतरे के संकेत का प्रकाश आमतौर पर लाल रंग का क्यों होता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि लाल रंग का कोहरा या धुएं में सबसे कम प्रकीर्णन होता है। यानी खतरे के संकेत का प्रकाश आमतौर पर लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का कोहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्णन होता है। क्वेश्चन नंबर 73, कांच के प्रिज्म में से गुजरते समय निम्नलिखित में से किस वर्ण का प्रकाश न्यूनतम कोण पर मुड़ता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीला। जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के कारण अपने अवयवीय रंगों में विक्षेपित हो जाता है। प्रत्येक रंग अलग अलग मात्रा में मुड़ता है क्योंकि उनकी तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है। बैंगनी सबसे अधिक मुड़ता है, सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक बैंगनी कलर का होता है। लाल सबसे कम मुड़ता है क्योंकि लाल रंग की सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है और निम्नतम अपवर्तनांक होता है। क्वेश्चन नंबर 74, पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक बड़ा एक होने का कारण क्या होता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल से। तो किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक यह माप होता है कि उस माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश कितना धीमा हो जाता है। अपवर्तनांक का सूत्र दर्शाया जाता है म्यू इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल पूर्ण माध्यम में प्रकाश की चाल। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में अवतल दर्पण की फोकस दूरी परिवर्तित होती है? ऑप्शन ए, वायु में रखे जाने पर, ऑप्शन बी, जल में रखे जाने पर, ऑप्शन सी, फोकस दूरी के किसी माध्यम में परिवर्तित नहीं होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा निर्वात में रखे जाने पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा, फोकस दूरी किसी भी माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 75 अब का सी हो गया, अवतल दर्पण की फोकस दूरी केवल उसकी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है और परिवेश के माध्यम से स्वतंत्र रहती है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं जो माध्यम में अपवर्तनांक से अप्रभावित रहता है। क्वेश्चन नंबर 76, पतले लेंस की स्थिति में वक्रता केंद्र प्रायः प्रकाशिक केंद्र के सापेक्ष किस प्रकार स्थित होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे प्रकाशिक केंद्र से समदूरस्थ स्थित होते हैं। एक पतले लेंस में जिसकी मोटाई उसकी सतह की वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में नगण्य होती है, उसके अग्र और पश्च दोनों सतहों के वक्रता केंद्र प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश प्रकाश केंद्र से सामान्य दूरी पर स्थित होते हैं। यह समरूपता लेंस के प्रकाशीय गुणों को संतुलित बनाए रखती है, जिससे सटीक प्रतिबिंब का निर्माण सुगम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से बाहर निकलता है तो प्रिज्म की पृष्ठों के साथ उसकी अन्योन्य क्रिया का परिणाम क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश अपरिवर्तित होता है। प्रकाश अपरिवर्तित होता है जब प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो यह वायु और कांच के बीच प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण दो बार अपरिवर्तित होता है, एक बार प्रवेश करते समय और पुनः बाहर निकलते समय। यह द्वितीय अपवर्तन प्रकाश को मोड़ देता है और श्वेत प्रकाश की स्थिति में विक्षेपण का कारण बनता है। इसे इसके संगठन रंगों में विभाजित कर देता है और एक स्पेक्ट्रम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 78, किस स्थिति में लेंस ठीक एक का आवर्धन उत्पन्न करेगा? तो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, जब वस्तु को फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखा जाता है उस स्थिति में लेंस ठीक एक का आवर्धन उत्पन्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पतले लेंस के संदर्भ में लेंस के द्वारक और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध का वर्णन करता है? तो क्या आंसर हो जाएगा 79, पतले लेंसों में द्वारक लेंस का व्यास होता है और वक्रता त्रिज्या गोलीय सतह की त्रिज्या होती है। पतले लेंस के सन्निकटन के मान्य होने के लिए द्वारक
छोटा होता है, बहुत छोटा होता है वक्रता त्रिज्या से, अर्थात द्वारक का मान वक्रता त्रिज्या से कम होना चाहिए। यह गणना को सरल बनाता है और यदि द्वारक त्रिज्या के बराबर या उससे अधिक है तो गोलीय विपतन उत्पन्न होता है, जिससे प्रतिबिंब की स्पष्टता प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 80, खतरे के संकेत प्रायः लाल रंग के क्यों होते हैं? तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य लंबी होती है और यह सबसे कम प्रकटित होता है, जिससे यह दूर से दिखाई देता है। लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों की तुलना में लंबी होती है। इस गुण के कारण इसके वायु में प्रकीर्णन की संभावना कम होती है, जिससे यह अधिक दूरी में से दिखाई दे सकता है। इसी कारण यह लाल रंग का प्रकाश अक्सर खतरे के संकेतों और चेतावनियों के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे कोहरे या धुएं जैसी कम दृश्यता की स्थितियों में भी आसानी से देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 81, अवतल दर्पण के लिए दर्पण का सापेक्ष वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दर्पण के सामने। अवतल दर्पण के लिए दर्पण के सापेक्ष वक्रता केंद्र दर्पण के सामने स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 82, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी, वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 83, अपवर्तनांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा करेक्ट इसका, किसी माध्यम में ऑप्शन ए, जल का अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है। अपवर्तनांक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य? तो जल का अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है। कितना होता है जल का? 1.33 होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, जिसे म्यू बराबर C/V द्वारा दिया जाता है। यह हमेशा कांच आमतौर पर लगभग 1.5 जैसे पदार्थों के लिए 1 से अधिक होता है। अपवर्तनांक प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर भी निर्भर करता है, जिससे अलग अलग रंग अलग अलग कोणों पर मुड़ते हैं। इस परिघटना को विक्षेपण के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, प्रयोगात्मक रूप से अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे निर्धारित की जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दर्पण और उसके द्वारा बनाई गई वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी को मापकर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्रायोगिक रूप से ज्ञात करने के लिए अवतल दर्पण को किसी दूर स्थित वस्तु जैसे सूर्य या कोई दूर की इमारत की ओर मुख करके रखें। दूर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणें परावर्तित होकर दर्पण के फोकस बिंदु पर अभिसारित होती हैं। दर्पण के सामने एक पर्दा रखें और उसे तब तक समायोजित करें जब तक कि एक स्पष्ट प्रतिबिंब न बन जाए। इस स्थिति में दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी लगभग दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस स्थित होता है? तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी, दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है। उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को अपसारित करते हैं, इसलिए वे सामने कभी भी नहीं मिलती हैं। परिवर्तित किरणें दर्पण के पीछे एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यह बिंदु मुख्य फोकस होता है और यह प्रकृति में आभासी होता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिज्म कोण कहते हैं। कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच बनने वाले कोण को प्रिज्म कोण कहा जाता है। यह दो समतल सतहों के बीच का कोण है, जिसके माध्यम से प्रकाश प्रवेश करता है और बाहर निकलता है। यह निर्धारित करता है कि प्रकाश किरण प्रिज्म के अंदर कितना झुकती है। प्रकाश का विचलन इस कोण और अपवर्तनांक दोनों पर निर्भर करता है। यह प्रिज्म का एक निश्चित ज्यामितीय गुण है। क्वेश्चन नंबर 87, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी, वक्रता केंद्र पर। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है। अवतल दर्पण अंदर की ओर मुड़े होते हैं तथा उनका फोकस और वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के सामने स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 88, पृथ्वी से देखने पर तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना या तार के जगमगाहट
पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से तारों के प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जैसे ही तारे का प्रकाश अलग अलग घनत्व और तापमान की परतों से होकर गुजरता है तो यह अनियमित रूप से मुड़ता है। चूँकि तारे दूर के बिंदु स्रोत हैं, इसलिए वायुमंडल में होने वाले मामूली बदलाव से भी उनके प्रकाश की तीव्रता और स्थिति में बदलाव होता है, जिससे वे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। एक कांच के बीकर में पानी में डूबी एक पेंसिल पर विचार कीजिए। यदि पानी के स्थान पर केरोसिन या तारपीन डाल दिया जाए तो क्या पेंसिल उतनी ही विस्थापित दिखाई देगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नहीं, विस्थापन अलग अलग होगा। विस्थापन क्या होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि अपवर्तन की मात्रा वायु और तरल के बीच अपवर्तनांकों में अंतर पर निर्भर करती है, इसलिए पेंसिल अलग अलग तरल पदार्थों में अलग अलग मात्रा में विस्थापित दिखाई देती है। तरल में पेंसिल का आभासी झुकाव अपवर्तन के कारण होता है, जो तरल के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। चूँकि पानी और केरोसिन और तारपीन के अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं, इसलिए प्रत्येक स्थिति में विस्थापन की मात्रा अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 90। अपवर्तन का कौन सा नियम यह बताता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण प्रकाश का बंकन बैंड्स होता है? तो ऑप्शन ए, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम प्रकाश के मुड़ने की व्याख्या करता है। जब वह अपनी गति में परिवर्तन के कारण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यह आपतन एवं अपवर्तन कोण को दो माध्यमों के अपवर्तनांकों से संबंधित करता है। n1 sin θ1 = n2 sin θ2, जहाँ n1 और n2 अपवर्तनांक है तथा θ1 और θ2 क्रम से आपतन और अपवर्तन कोण है। यह मुड़ाव विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 91। एक अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो वास्तविक, उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बन सकता है। और क्वेश्चन नंबर 92। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यह माप की कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का कितनी दृढ़ता से विरोध करता है। क्वेश्चन ऑप्शन डी, प्रतिरोधकता एक आंतरिक गुणधर्म है, जिसका अर्थ है कि यह केवल पदार्थ पर ही निर्भर करती है, उसके आकार या माप पर नहीं। कम प्रतिरोधकता वाले जैसे धातुएं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, जबकि उच्च प्रतिरोधकता वाले पदार्थ जैसे रबड़ या कांच कुचालक या विद्युत रोधी होते हैं। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 93। जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आभासी, सीधा और बिंदु आकार का। अवतल लेंस, जिसे अवसर लेंस भी कहते हैं, हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर ही बनता है। वस्तु लेंस के जितने निकट होती है, प्रतिबिंब उतना ही निकट और बड़ा लेकिन फिर भी छोटा दिखाई देता है, लेकिन यह कभी भी वास्तविक या आवर्तित नहीं होता। क्वेश्चन 94। एक लेंस में मुख्य फोकस होते हैं, तो एक लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, चाहे वह उत्तल हो या अवतल में दो मुख्य फोकस होते हैं जो लेंस के दोनों ओर मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं तथा दोनों प्रकाशीय केंद्रों से समान दूरी पर स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। प्रकाश के परिक्षेपण से उत्पन्न रंगों के बैंड को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम शब्द के सबसे पहले 17वीं शताब्दी में आइजैक न्यूटन ने उन रंगों की पट्टी के लिए इस्तेमाल किया था जो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से विक्षेपित होने पर उत्पन्न होती है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह विक्षेपण के कारण अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96। पर्दे यानी स्क्रीन पर बनने वाले प्रतिबिंब क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन बी, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनते हैं जब प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर अभिसारित होती हैं। ये प्रतिबिंब उल्टे होते हैं और इन्हें स्क्रीन पर कैप्चर किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब ऐसा नहीं कर सकते। उदाहरण, अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस बिंदु से परे रखा जाता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है
उत्तर लेंस में जब वस्तु को फोकस बिंदु से परे रखा जाता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 97, एक ट्यूब के माध्यम से छवियों को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रिज्म लेंस या दर्पण की प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल उपकरण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए पेरिस्कोप, ऑप्शन बी कैलिडोस्कोप, ऑप्शन सी दूरबीन और ऑप्शन डी टेलीस्कोप। तो यहाँ आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का उपयोग भूमि और समुद्री युद्ध पनडुब्बी नेविगेशन में किया जाता है, जबकि टेलीस्कोप एक उपकरण जिसका उपयोग विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्सर्जन, अवशोषण या परावर्तन द्वारा दूर की वस्तुओं को निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। दूरबीन का प्रयोग यह बहुमुखी उपकरण है जो दूर की वस्तुओं की विस्तृत छवियां प्रदान करते हैं। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार की स्थितियों में किया जाता है, जैसे पैदल यात्रा, वन्यजीव देखना, पक्षी देखना, शिकार करना। बहुरूपदर्शक यानी कैलिडोस्कोप, इसमें 2 या 2 से अधिक परावर्तक सतहें होती हैं जो एक दूसरे से किसी निर्दिष्ट कोण पर झुकी होती हैं। यानी 97 का आंसर हो जाए ए पेरिस्कोप। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नांकित में से कौन सा आरेख उत्तल लेंस के गुणधर्मों को सही ढंग से दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस, जिन्हें अपसारी लेंस के रूप में भी जाना जाता है। मध्य में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं, जिनकी सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है। वे अपने मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तित और अभिसारित करते हैं, उन्हें एक विशिष्ट बिंदु पर केंद्रित करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग चश्मे में दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशिक यंत्र समतल दर्पणों में बहु प्रतिबिंब प्रतिवर्तन के कारण रंगीन सुंदर पैटर्न बनाते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप एक प्रकाशीय उपकरण है जो समतल दर्पण का उपयोग करके कई प्रतिबिंबों के माध्यम से रंगीन पैटर्न बनाता है। बहु परावर्तन तब होता है जब प्रकाश कई सतहों से टकराकर अनेक प्रतिबिंब बनाता है। और क्वेश्चन नंबर 100, श्वेत प्रकाश के किसी प्रिज्म से प्रक्षेपित होने पर देखे गए रंगों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा इसका, नीला, हरा, पीला और नारंगी। नीला, हरा, पीला और नारंगी। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो यह अपवर्तन के कारण फैलता अर्थात विचलन है, और विभिन्न तरंगदैर्घ्यों के लिए विभिन्न अपवर्तनांक होने के कारण अपने अवयवी रंग में विभाजित हो जाता है। देखे गए रंगों का क्रम दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम के अनुरूप होता है, जिसे आमतौर पर विबग्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड के रूप में याद किया जाता है। तो आज के लिए यही कुछ लास्ट करते हैं। इस क्लास में हमने 30 क्वेश्चन को पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो मेरा सहयोग प्रदान करना मुझे। थैंक यू।